हेलो दोस्तों, होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। यह हमारा क्लास उपचारात्मक पोषण का सेकेंड क्लास है, जो कि फर्स्ट क्लास में हमारा इंग्लिश से कट हो गया था। 98 जन से कट हो गया था। फिर से हम इंग्लिश से अपना क्लास को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोगी के लिए आहार नियोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है। मतलब रोगी के लिए जब आहार योजना बनाई जाती है तो इस पर किस बात का ध्यान दिया जाता है। तो हमें आहार की प्रकृति का ध्यान दिया जाता है, फिर रोगी के भोजन संबंधित आदत का, फिर रोगी के कारण जानना होता है। रोग का कारण जानना होता है, क्या क्या रोग है, उसी हिसाब से भोजन दिया जाए। तो इसका तो सभी ABC सभी आंसर सही है, सभी सही है। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रोगी के संबंधित बताया गया है। रोगी के लिए आहार की योजना बनाते समय रोगी के जुड़े प्रत्येक पहलू, जैसे रोगी के भोजन संबंधित आदतें, रोग का कारण, आहार की प्रकृति, रोगी की इच्छा आदि पर विचार करना पड़ता है। आहार आयोजन से तात्पर्य एक ऐसी आहार योजना बनाने से है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पौष्टिक, आकर्षक एवं संतुलन हो। एक रोगी के लिए आहार आयोजन करते वक्त उक्त बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है। मतलब इंसुलिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है कि कार्बोज का नियंत्रण करता है। तो यह इसका बी होगा, कार्बोज का नियंत्रण करना होता है। इंसुलिन लेंगरहैंस की दीपिका, इंसुलिन क्या है, लेंगरहैंस की लेंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पेशियों एवं यकृत में ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के परिवर्तन की दर को काफी बढ़ा देता है। इसके अल्पस्राव से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायो डायबिटीज मेलिटस को कहा जाता है। डायबिटिक मेलिटस को क्या कहा जाता है। इंसुलिन के कम स्राव के कारण होता है। यह डायबिटीज मेलिटस जो होता है कि इंसुलिन के कम श्रावण के कारण होता है। तो इसका आंसर बी होगा। इंसुलिन के कम श्रावण के कारण डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। इंसुलिन पेनक्रियान की विशेषता कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है। मधुमेह चयापचय से संबंधित रोग है। इसमें श्वेतसार या चयापचय पूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का उपयोगी है। इंसुलिन किसके लिए उपयोगी है। तो इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करने में उपयोगी है। तो इसका आंसर बी होगा, इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करने में उपयोगी है। इंसुलिन एक हार्मोन से, मतलब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन से है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में स्रावित होती है। कहाँ होती है, बीटा कोशिकाओं में स्रावित होती है। इंसुलिन शरीर के रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है और भोजन के पाचन के बाद इसमें मौजूद शक्कर हमारे रक्त में पहुंचाती है, जिसका उपयोग हमारे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा और वृद्धि के लिए करती है। कोशिका जब रक्त से शक्कर ले लेती है तो इसका उपाय इंसुलिन की उपस्थिति में ही कर पाती है। शरीर में इंसुलिन नहीं होने या कम होने से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। तो अभी पूछ देखा इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है और ये कहाँ उत्पादित है, यह अग्नाशय के बीटा कोशिका में। इसी डब्बे में है, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन बन सकता है, तो यह डब्बे को पढ़ना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। तो हिमेटिक कोमा में प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है। तो उसमें अधिक दी जाती है, कम दी जाती है। तो होगा हिमेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है। तो इसका आंसर ए होगा, हिमेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है, क्योंकि इस दशा में प्रोटीन का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तथा अधिक मात्रा में अमोनिया बनने लगती है, जो कि रोग की बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीडिप्सिया पॉलीकेसिया पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण है। मतलब पॉलीडिप्सिया पॉलीकेसिया पॉलीयूरिया किसके लक्षण, किस रोग के लक्षण है। तो यह ज्यादातर डायबिटीज के लक्षण है। तो इसका आंसर बी होगा, डायबिटीज के लक्षण है।
पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीकेसिया डायबिटीज के रोग के लक्षण हैं। पॉलीयूरिया के मूत्र बार बार तथा अधिक मात्रा के निष्कासन होता है। इससे ग्लूकोज की काफी मात्रा निष्कासित हो जाती है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है। हो जाने से रोगी को अधिक प्यास लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो फर्स्ट देखते हैं डायबिटीज किसके कारण होता है। तो रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल नहीं, मूत्र में ग्लूकोज। हाँ, तो डायबिटीज किसी का, अगर मूत्र में अधिक ग्लूकोज है समझो आपको डायबिटीज है। तो ए का चौथा होगा। तो ए का चौथा है, तो देखते हैं कि ए का चौथा इसमें कहाँ पर है। तो ए के चौथे में यहाँ पर दोनों में है, ए और बी दोनों में है। तो फिर देखते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस, एंथेरोस्क्लेरोसिस जो कि रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल होने से होता है। तो इसका होगा तीसरा। तो तीसरा बी में है, अरे ए के बी में है, तो इसका एक आंसर सही होगा। नेफ्रो सिंड्रोम, ब्रिक जो कि मूत्र में प्रोटीन करता है, तो इसका दूसरा होगा। सिरोसिस जिगर का रोग है, तो यह होगा जलोदर होगा, इसका जलोदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मधुमेह का रोग विषयक लक्षण है। मधुमेह का रोग विषयक लक्षण क्या है, पॉलीयूरिया है। तो मधुमेह का रोग विषयक लक्षण पॉलीयूरिया मतलब बहुमूत्रता होता है। पॉलीयूरिया बहुमूत्रता मधुमेह रोग का विषयक लक्षण है, जिसके बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। और देखिए इसको हिंदी में भी दिया है कि ओलिग्यूरिया जो है कि अल्प मूत्रता होती, अगर अल्प मूत्रता तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओलिग्यूरिया कहा जाता है। और प्रोटीन यूरिया जो कि प्रोटीन युक्त मूत्र होता है। तो प्रोटीन यूरिया जो कि जब वृक्क सही ना हो, मतलब किडनी सही ना हो, तो वो उससे संबंधित रोग होता है। हिमेट यूरिया जो है रक्त युक्त मूत्र होता है, ये भी वृक्क से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो बीमारी और सूची 1 में तो बीमारी दिया है और सूची 2 में लक्षण दिया है। तो डायबिटीज किसके, पहले देखते हैं जो मिलेगा पहले उसी को लगाएं। डायबिटीज किसके कारण होता है, डायबिटीज में अधिकतर तो प्यास लगता है ज्यादातर। तो सी का क्या होगा, चौथा होगा, सी का चौथा होगा। सी का अत्यधिक प्यास लगता है, तो सी का चौथा होगा। तो इसमें देखते हैं चौथा, चौथा तो सी में चौथा तो बी है, तो इसका आंसर डी है, तो इसका आंसर डी सही होगा। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से वसा कुपोषण, विटामिन डी से वसा कुपोषण होता है। और सी एच एफ से हाथ पांव में सूजन हो जाती है, CHF से हाथ पांव में सूजन हो जाती है। और डिसलिप्डीमिया से होता है, डिसलिप्डीमिया से यल की अधिकता हो जाती है। तो फिर से इसको देख लेते हैं क्वेश्चन में, डिब्बे में जो है, CF से हाथ पांव में सूजन हो जाता है। और डिसलिपिडीमिया से यल की अधिकता हो जाती है। डायबिटीज से अत्यधिक प्यास लगता है। विटामिन डी की कमी से वसा का कुअवशोषण होता है। तो इसमें क्रम वाइज करना है। अनियंत्रित मधुमेह की स्थिति में, मतलब नियंत्रित जो नहीं है, अनियंत्रित मधुमेह की स्थिति में होने वाले मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन को सही क्रम लगाइए। मतलब अनियंत्रित मधुमेह की स्थिति में होने वाले मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन को सही क्रम में लगाना है। तो पहले अगर मूत्र में शर्करा, पहले तो शुरू होगा मूत्र में शर्करा, तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोस यूरिया कहा जाता है। फिर जल और इलेक्ट्रोलाइटिक्स की हानि होती है, जल और इलेक्ट्रोलाइटिक्स की हानि होती है, चौथा होगा। और फिर होगा निर्जलीकरण, जब जल और की हानि होती है, मतलब पेशाब बहुत ज्यादा होता है, तो शरीर में जल की कमी हो जाती है, तो इसके कारण निर्जलीकरण होता है, तो इसका निर्जलीकरण होगा। उसके बाद से निर्जलीकरण होगा, फिर उसके बाद निर्जलीकरण होगा तो परिधि रक्तवाहिनी तंत्र का फेल होना होता है। परिधि मतलब परिधि जो रक्तवाहिनी होती है, तंत्र होता है, उसका फेल हो जाना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो
फिर उसके बाद वृक्क में रक्त प्रवाह की कमी होती है, मतलब ये देखिए समस्या बढ़ती जा रही है। वृक्क में रक्त प्रवाह की कमी हो जाती है और फिर एनीयूरिया हो जाता है, और फिर क्या होता है लास्ट में समूर्छा और मृत्यु हो जाती है। लास्ट स्टेज में जब हुआ तो समूर्छा मृत्यु हो जाती है लास्ट में। तो इसका आंसर क्या है, पहले तो दूसरा होगा मूत्र शर्करा में शर्करा होगा, फिर बाद में जल की इलेक्ट्रॉन दूसरा चौथा कहाँ है, दूसरा चौथा बी में है, तो इसका आंसर बी सही होगा। फिर से देखते हैं क्रम वाइज। मूत्र में शर्करा ग्लाइकोसूरिया होता है, जल और इलेक्ट्रोलाइटिक की हानि होती है, निर्जलीकरण, फिर परिधि रक्तवाहिनी तंत्र का फेल होना, वृक्क में रक्त प्रवाह की कमी, एनीयूरिया होता है, समूर्छा और मृत्यु होता है। डायबिटीज मेलिटस रोग के लक्षण, डायबिटीज मेलिटस रोग के लक्षण निम्नलिखित हैं। तो क्या है, पहला तो डायबिटीज में कौन से लक्षण है, पहले तो बहुमूत्रता होता है, तो पहला हो जाएगा, और फिर रक्त रक्त अल्प शर्करा ये नहीं होगा, शर्करा में ए होगा, सी होगा, फिर अत्यधिक भूख लगेगी तो बी भी होगा, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो पहले है डिस्ग्यूसिया, तो डिस्ग्यूसिया से क्या होता है, डिस्ग्यूसिया मतलब होता है कि स्वाद में बदलाव होता है, डिस्ग्यूसिया मतलब स्वाद में बदलाव होता है, तो इसका हो जाएगा छठवां हो जाएगा स्वाद में बदलाव। और एस्फिक्सिया मतलब होता है, एस्फेक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी होना, एक्सफेक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, इसको ट्रिक सिवाय से फेक्सिया, और यहाँ और आधा कश ऐसी दिया तो फेक्सिया, तो ऑक्सीजन, तो ट्रिक में है कि ऑक्सीजन की कमी होना। और डिस्फेक्सिया मतलब निगलने में मुश्किल होता है, तो इसका ये हो जाएगा, डिस्फेक्सिया मतलब निगलने में मुश्किल होना। और जीरोस्टोमा का क्या होता है, जीरोस्टोमा में जो है कि मुंह मुंह सूख जाता है, मुंह सूखने लगता है, तो इसका 7वां है, तो आधा कट हो गया है। डाईयूरेसिस का होता है पेशाब ज्यादा आना होता है, पेशाब ज्यादा आना होता है, तो डिसयूसिया का होगा 6वां, और डिसफेक्सिया का होगा 4था, और डिस्फेक्सिया और डिस्फेजिया का होगा पहला होगा, डिस्फेजिया का पहला होगा। और जीरोस्टोमा का होगा जीरोस्टोमा का 7वां होगा, और डाईयूरिया का होगा 3रा। तो देखते हैं चौथा, 6वां, चौथा, पहला, 5वां, 3रा, 6वां, चौथा, पहला, 5वां, 3रा, कौन सा सही इसमें, तो 6वां, चौथा, पहला, 5वां, 3रा, तो इसका सी आंसर होगा। इसका फिर से मिलान देख लेते हैं। डिस्यूसिया का होगा स्वाद में बदलाव, और डिसफेक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, देखिए एक्सी और एक्सी तो ऑक्सीजन है। और डिस्फेजिया मतलब निगलने में मुश्किल, जीरोस्टोमा का मुंह में सुखाना, डायूरेसिस का मतलब है पेशाब ज्यादा आना। यहाँ यूरिया मतलब यूरिया किसमें पाया जाता है, यूरिया पेशाब में ही पाया जाता है, तो डायूरिया मतलब तो पेशाब से ही संबंधित है, तो पेशाब ज्यादा आना। और फिर पीलिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तब इसका क्वेश्चन हल करेंगे। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है, मतलब कम प्रोटीन युक्त आहार किन रोगियों को दिया जाता है, जो पीलिया से संबंधित है, तो पीलिया है, इसका आंसर सी सही होगा। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो पीलिया से ग्रसित होते हैं। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता रोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि रोगी बेहोशी की हालत में है तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं दी जा सकती। यदि रोगी व्यक्ति की बेहोश नहीं है परंतु रोग की तीव्र की स्थिति में
सीरियोसिस कंडीशन सीरियस कंडीशन जिससे रक्त सीरम में बिलीरुबिन की मात्रा 15 mg से 160 ml हो तो 40 ग्राम प्रोटीन दिया जा सकता है। इससे अधिक प्रोटीन देने पर रोगी पुनः बेहोशी की हालत में चला जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है कि NFHS 4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के खाली स्थान प्रति बच्चों में रक्त अल्पता होती है। तो NFHS 4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के प्रति बच्चों की रक्त अल्पता 58.4 होता है। तो इसका 58.4% होता है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण NFHS 4 के अनुसार में भी इंगित किया जाता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के में इंगित किया जाता है कि भारत पर विटामिन ए, आयोडीन और लोह तत्व फोलिक एसिड जनित सूक्ष्म पोषक पदार्थ की कमियों के अत्यंत उच्च बोझ है, जिससे रतौंधी, घेंघा, गलगंड मतलब कहा जाता है, रक्त अल्पता, विभिन्न जल दोष हैं। इस सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 58.4% बच्चों में रक्त अल्पता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा जिससे कम होने पर एनीमिया होती है। गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे कम होने पर एनीमिया माना जाता है। तो 11 ग्राम DL रक्त की से कम होने पर एनीमिया माना जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। किसी गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम DL रक्त में कम हो तो उस महिला को एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और गर्भस्थ शिशु का उचित ढंग से विकास नहीं हो पाता है तथा माँ के अनेक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। माँ अनेक रोग से पीड़ित हो जाती है। और किस कमी के कारण पोषण परक रक्ताल्पता हो सकती है, मतलब किसके कमी के कारण पोषण परक रक्ताल्पता हो जाती है? लोह लवण के कारण, फोलिक एसिड, B12 के कारण और प्रोटीन। इन तीनों की कमी के कारण मतलब पोषण रक्ताल्पता हो सकती है। तो इसका आंसर डी होगा, इन सभी के कारण होगा। लोह तत्व, फोलिक एसिड तथा B12 प्रोटीन आदि कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो शरीर को आवश्यकता अनुसार लोहा प्राप्त ना हो तो लोहे की कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। यह स्थिति अनेक कारणों से संभव है। लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। फलतः लाल रक्त कणिकाओं RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यंत कम 5 से 8 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रक्त हो जाती है। फोलिक अम्ल की कमी से मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता हो जाती है। इस प्रकार रक्त अल्पता की स्थिति रक्त में उपस्थित RBC का आकार सामान्य से बड़ा एवं बेडौल हो जाता है। अभिकथन ए कह रहा है कि रक्तक्षीणता के इलाज रोकथाम के लिए लोहा और विटामिन C दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये सही है। विटामिन C आंत से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। तो ए भी सही, ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर सी होगा। रक्तक्षीणता के इलाज या रोकथाम के लिए लोहा जो हरे पत्तेदार सब्जी, फलों आदि में पाया जाता है और विटामिन C जो खट्टे फलों एवं सबसे अधिक आंवलों में पाया जाता है, दोनों की आवश्यकता होती है। विटामिन C आंत लीवर में से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम अंगभूत है। तो आयरन संपन्न खाद्य का नियमन सेवन बढ़ाना। तो ये भी एनीमिया संबंधित है। और गर्भवती महिला को 60 mg आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड 100 दिन तक देना चाहिए।
तो ए भी सही है। और गंभीर रक्ताल्पता से ग्रसित महिला ढूंढना तथा उपचार करना, तो यह पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इफेक्टिव हेपेटाइटिक के लक्षण है। निम्नलिखित इफेक्टिव हेपेटाइटिक के लक्षण, तो इन इफेक्टिव हेपेटाइटिक मतलब जॉन्डिस के लक्षण में ज्वर होगा और मितली होगा, गाढ़े रंग का मूत्र होगा, दस्त नहीं होगा। तो पहला, दूसरा, चौथा है। देखते हैं क्या सही है, पहला, दूसरा, चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा में इसका आंसर ए सही है। इफेक्टिव हेपेटाइटिस जॉन्डिस, जिसे इफेक्टिव हेपेटाइटिस जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं, के लक्षण है ज्वर, मितली, गाढ़े रंग का मूत्र। यकृत के रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण पीलिया जॉन्डिस है। जॉन्डिस की स्थिति में रक्त नलिकाओं में बाधा उपस्थित हो जाती है। इस कारण रक्त में पित्त रस बॉयल जूस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, मतलब बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे रक्त तथा संश्लेषित झिल्लियों का रंग पीला हो जाता है। इस अवस्था को ही पीलिया या वायरस हेपेटाइटिस कहते हैं। जॉन्डिस और वायरस हेपेटाइटिस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? पीलिया रोग जो कि यकृत से संबंधित है। इसका आंसर सी सही है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। और यह हमारी उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होती है। यकृत के रोगग्रस्त होने के बाद सबसे मतलब यकृत हमारे उदर गुहा मतलब अमाशय के दाहिनी ओर स्थित होती है। बाद में सबसे और रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण पीलिया होता है। पीलिया की स्थिति में रक्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न होने लगता है। इस कारण रक्त में पित्त रस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे त्वचा संश्लेषित झिल्लियां का रंग पीला हो जाता है। इसी को ही पीलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर सिरोसिस रोगी में के लक्षणों को प्रगति को सही क्रम में लगाना है। मतलब लीवर सिरोसिस रोगी के लक्षणों को सही प्रगति का सही क्रम में लगाना है। तो पहले क्रम में आएगा जी मिचलाना, उल्टी और भूख ना लगना। तो पहले ई होगा। तो ई इसमें देखते हैं कहाँ पर है। तो ई ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो ए और डी कट जाएगा। और फिर आएगा पीलिया। लीवर सिरोसिस रोग के लक्षण में पहले तो जी मिचलाएगा, फिर उल्टी, भूख लगना और पीलिया होगा। फिर उसके बाद जो है कि एडिमा और एसाइटिस होगा। एडिमा मतलब जानते हैं, शरीर में रक्त का जमा होकर शरीर में सूजन हो जाता है। अगर उसको दबाएंगे तो गड्ढा पड़ जाएगा। तो यह होगा। और फिर देखते हैं ए बी, ई ए एफ जो है कि सी में है। तो इसका आंसर सी सही होगा। पूरा मिलान कर लेते हैं। पाचन संस्था में रक्तस्राव होता है। फिर जो है कि ईसीथेसियस वेरिसिस होता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, लो तत्व की कमी हो जाने वाला एनीमिया होता है। लास्ट में लो तत्व की कमी हो जाने वाला एनीमिया होता है। फिर से मिलान को क्रम वाइज देख लेते हैं। पहले लीवर सिरोसिस रोग के लक्षण में पहले जी मिचलाना, उल्टी और भूख ना लगना होता है। फिर पीलिया होगा, फिर एडिमा और एसाइटिस होगा। फिर पाचन संस्था में रक्त का स्राव और ईसीफिकेशन वेरिसिस होगा। फेजियल वेरिसिस होगा। लोह तत्व की कमी से होने वाली अनीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो मूत्र में प्रोटीन आना वृक्क रोग का लक्षण है। तो इसका आंसर भी सही है। मूत्र में प्रोटीन आना वृक्क रोग का प्रमुख कारण है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो
उदट्ट गुहा के पृष्ठभाग में डायफ्राम के नीचे व केसुरका दंड के इधर उधर दाएं बाएं स्थित होते हैं। उत्सर्जन से संबंधित कुछ विक रोग हैं। ग्लाइकोसूरिया, इस रोग में मूत्र के साथ शर्करा या ग्लूकोज बाहर निकलती है। कीटोन्यूरिया में क्या होता है, इसमें मूत्र के साथ कीटोनिक पदार्थ बाहर निकलता है। और हेमेटोरिया में क्या होता है, हेमेटोरिया में इसमें मूत्र के साथ एल्बुमिन प्रोटीन बाहर आती है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया B12 की कमी के कारण होता है। इसका आंसर सी है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन जल में घुलनशील है, इसे कोबालमिन भी कहते हैं। इसकी संरचना जटिल है। केवल यही एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों ही उपस्थित है। यह लाल रक्त पूछ देखा कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट और फास्फोरस होता है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। तो क्या होगा, विटामिन B12 होगा। कोबाल्ट और फास्फोरस स्थित होता है इसमें। तो फिर ही दिखते हैं। यह लाल एवं श्वेत रक्त कणों के निर्माण एवं परिपक्व में सहायक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में विशेष सहयोग देता है। मस्तिष्क एवं तंत्रिका कोशिका की ऊर्जा शक्ति के लिए उपयुक्त मात्रा में ग्लूकोज की उपस्थिति कराता है। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। वृद्धि व विकास काल में इसकी विशेष आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज करना चाहिए? तो पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को निम्न में से वसा का परहेज करना चाहिए ज्यादातर। यकृत के रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण है पीलिया। मतलब यकृत जब रोगग्रस्त होता है तो पहला लक्षण पीलिया ही होता है, जिससे खून की कमी हो जाती है शरीर में। पीलिया की स्थिति में रक्त नलिकाओं का बाधा उपस्थित हो जाता है। इस कारण रक्त में पित्त रस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे त्वचा संश्लेष में झिल्लियां का रंग पीला हो जाता है। इस अवस्था में पीलिया कहते हैं। इस अवस्था में वसा की मात्रा नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि यकृत की कोशिका में निष्क्रिय हो जाने से वसा का चयापचय नहीं हो पाता है। शराब ना पीने वाले लोगों में होने वाले लीवर संबंधित बीमारियों के बढ़ने में शामिल विभिन्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना। मतलब शराब ना पीने वाले रोगों में होने वाले लीवर संबंधित बीमारियों को बढ़ने में सही क्रम है। तो पहले अगर पाचन तंत्र का विकास, जैसे मिचली और उल्टी होना, तो यह है। और फिर क्या होगा, फिर पीलिया होगा। फिर वही क्वेश्चन जो है कि रिपीट किया है। फिर पीलिया होगा, फिर होगा एडिमा एसाइटिस भी इसे कहते हैं। फिर एडिमा एसाइटिस भी होगा। फिर होगा पाचन तंत्र का रक्तस्राव होगा। लास्ट में इसोफेजियस वेरिसिस होगा। तो इसका आंसर जो है कि पहला तो तीसरा है, फिर तीसरा पहला दूसरा में ए होगा इसका आंसर। तीसरा पहला दूसरा पांचवा और लास्ट में छठवां। तो इसका आंसर ए होगा। पाचन तंत्र के विकार से मिलने, पहले देखते कौन से क्या कुछ क्रम वाइज। पाचन तंत्र के विकार जैसे मिचली और उल्टी होना, पीलिया, एडीमा, एसाइटिस, फिर पाचन तंत्र में रक्तस्राव, इसोफेजियस वेरोसिस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषणीय एनीमिया प्रोफिलेक्सिस कार्यक्रम भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1970 में यह शुरू किया गया था, राष्ट्रीय पोषण एनीमिया। तो इसका आंसर भी सही होगा, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत विकार की गंभीर घनिष्ठता के अनुसार लक्षणों को सही क्रम में लगाइए। तो यकृत विकार की गंभीर घनिष्ठता के अनुसार पहले क्या होगा, पहले अमाशय के आंतड़ी संबंधित, फिर से वही रिपीट किया है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यूजीसी के लिए है और अन्य एग्जाम में भी पूछ सकता है यह। तो अमाशय आंतड़ी संबंधित गड़बड़ियां जैसे मिचली और वमन, और फिर बाद में क्या होगा, दूसरे नंबर पे पीलिया होगा।
फिर होगा एडिमा एसाटस होगा, और फिर इसोफेसियस वेरिसिस होगा, और लास्ट में क्या होगा, हिपेटिक एंथोफेसिस। तो तीसरा दूसरा, तो इसका आंसर डी सही होगा। तीसरा दूसरा पांचवा। नेक्स्ट है जठरांत संबंधित रोग, इससे पूछा गया है क्वेश्चन। तो पेक्टिक अल्सर से दिया जाने वाला, जठरांत संबंधित रोग में पूछे गए क्वेश्चन है। पेक्टिक अल्सर में दिए जाने वाला आहार है, पेक्टिक अल्सर में दिए जाने वाला आहार में क्या है, तो ब्लॉन्ड डाइट है इसका। क्या है, ब्लॉन्ड डाइट है इसका, सी होगा। पेक्टिक अल्सर के बारे में जानते हैं क्या होता है। पेक्टिक अल्सर का अर्थ है घाव हो जाना। पेक्टिक अल्सर में अमाशय तथा पक्वाशय की संश्लेषणिक झिल्लियों में घाव हो जाता है। घाव के कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, अतः अमाशय की दीवारों को संश्लेषित भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। संश्लेषणिक जो है कि झिल्ली जो कि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस प्रकार पेप्टिक अल्सर में दिए जाने वाले आहार ब्लॉन्ड डाइट में है, जैसे कि आहार में रेशे की कमी, मलासेदार एवं सुगंधित भोज्य पदार्थ नहीं हो, सादा पौष्टिक भोजन हो, जैतून का तेल खाने में प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्पी का आहार दिया जाता है, तो सिप्पी का आहार किसमें दिया जाता है, पेक्टिक अल्सर में के उपचार के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। तो इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। पेक्टिक अल्सर बार बार पढ़ेंगे तो हमारा रिपीट होता जाएगा और हमें बहुत जल्दी याद होगा, तो इसलिए मैं पूरा डिब्बा का पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ कि वही रिपीट कर रहा है, तो ठीक है, टाइम तो लग रहा है। पेप्टिक अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। पेप्टिक अल्सर में अमाशय तथा पक्वाशय के संश्लेषित झिल्लियों में घाव हो जाते हैं। घाव के कारण कई छोटे छोटे परफोरेशन हो जाते परफोरेशन हो जाता है, अतः अमाशय की दीवार की संश्लेषित झिल्लियां भी धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात अमाशय एवं पक्वाशय की संश्लेषित झिल्लियां की भी पाचन होने लगता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर के उपचार एवं सुधार हेतु मुख्य 4 प्रकार आहार की व्यवस्था की जाती है, कि सिप्पी आहार, फिर एंडरसन आहार, और फिर न्यूलैंड आहार, और फिर लिनहार्ड आहार। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, लिंग हार्ड आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए, तो अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए, कम रेशे युक्त देना चाहिए, तो इसका आंसर ए सही होगा, कम रेशे युक्त देना चाहिए, तो इसका आंसर ए सही होगा, कम रेशे युक्त देना चाहिए। कम रेशे युक्त आहार अतिसार के रोगियों को देना चाहिए। दस्त लगना एक ऐसी अवस्था जिसमें रोगी को पतला अगठित मल बार बार आता है, सोच के साथ खून या लसी व चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस भी आता है। दस्त लगने से रोगी के शरीर में भी बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट, विशेषकर सोडियम व पोटेशियम निकल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका संतुलन बिगड़ जाता है। साथ ही शौच द्वारा जल की अत्यधिक मात्रा निकल जाती है, निकलने से निर्जलीकरण का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट पेंट छाले पेंट छाले मतलब उसे अल्सर कहते होने पर इसका कम सेवन करना चाहिए, किसका कम सेवन करना चाहिए, मिर्च मसाले का और रेशेदार भोजन का, तो इन दोनों का कम सेवन करना चाहिए, तो इसका आंसर सी है, ऊपर के दोनों सही है। अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। पेप्टिक अल्सर में अमाशय तथा पक्वाशय के संश्लेषित झिल्ली में घाव हो जाता है, इसके कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, अतः अमाशय की दीवार की संश्लेषित झिल्लियां भी गलकर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसीलिए पेट में छाले होने पर मिर्च मसाले रेशेदार भोजन का कम सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक एवं ड्यूरोडिनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। गैस्ट्रिक एवं ड्यूरोडिनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः क्या दिया जाता है, तो उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधक दवाइयां दिया जाती है, तो इसका डी सही होगा। अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। डियोडिनल अल्सर का
मुख्यतः गर्मी के दिनों में गरीब किसान एवं मजदूर वर्ग के लोगों को अधिक होता है। समय पर भोजन ग्रहण न कर पाने की दशा में यह रोग विकसित हो जाता है। अतः गैस्ट्रिक एवं डियोडिनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः उच्च रेशे युक्त आहार व प्रतिरोध दवाइयां दी जाती है। लक्षण: पेट में भयंकर पीड़ा, उल्टी होना, वजन घटना आदि। कम रेशे एवं ब्लेंड आहार गैस्ट्रिक अल्सर एवं डियोडिनम अल्सर के इलाज में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जीवाणु पेक्टिक अल्सर का कारण है? तो कौन सा जीवाणु पेक्टिक अल्सर का कारण है? तो यह हेलियोबैक्टर पाइलोरिया है। तो इसका आंसर सी होगा, हेलियोबैक्टर पाइलोरिया है। हेलियोबैक्टर पाइलोरिया जीवाणु पेक्टिक अल्सर का कारण है। पेक्टिक अल्सर में अमाशय तथा पक्वाशय के संश्लेषित झिल्लियों में घाव हो जाता है। घाव के कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। अमाशय की दीवारों की संश्लेषित झिल्लियां भी धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाती है। अर्थात अमाशय एवं पक्वाशय की संश्लेषित झिल्लियों का ही पाचन अमाशयिक इसके कारण होने लगता है, जिससे पेक्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर के कारण क्या है? पेप्टिक अल्सर के कारण क्या है? तो पेप्टिक अल्सर के कारण में होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया संक्रमण होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया संक्रमण होगा। फिर सेवन की आदतें होता है, और फिर क्या होता है? पेप्टिक कारक होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है इसका। एक पहला, दूसरा, पांचवा सही है। इसका आंसर बी है। पेप्टिक अल्सर अमाशय तथा पक्वाशय के संश्लेषित झिल्लियों में घाव हो जाता है। घाव के कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। अतः अमाशय की दीवारों की संश्लेषित झिल्लियां भी धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाती है। वही बताया गया है। हेलीबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? हेलीबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो पेप्टिक अल्सर होता है। तो इसका आंसर ए होगा। हेलीबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से पेप्टिक अल्सर होता है। हेलीबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से पेप्टिक अल्सर रोग उत्पन्न होता है। पेप्टिक अल्सर में अमाशय तथा पक्वाशय के संश्लेषित झिल्लियों में घाव हो जाता है। घाव के कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। अतः अमाशय की दीवारों की संश्लेषित झिल्लियां भी धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाती है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर की स्थिति में अमाशय तथा पक्वाशय में रक्तस्राव होने लगता है। नेक्स्ट में आएगा, ज्वर की स्थिति में आहार कैसा? इसमें पूछा गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वर की स्थिति में आहार कैसा होना चाहिए। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बुखार के समय प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारित चयापचय दर बढ़ता है। कितना बढ़ता है? तो 7% बढ़ता है। एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर बी है। बी सही होगा। आधारित चयापचय जब व्यक्ति पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है, तब उस समय भी उसके शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय धड़कना, रक्त का परिसंचरण, भोजन का पाचन और शोषण, उपापचय, मूत्र का उत्सर्जन, सांस लेना छोड़ना आदि क्रिया निरंतर रूप से होती रहती है। अतः इन ऐच्छिक क्रियाओं को करने से शरीर के ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे आधारित चयापचय दर बेस मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इस प्रकार ज्वर, बुखार, फीवर की स्थिति में बीएमआर बढ़ जाता है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हो जाती है। 7% ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा के लिए गुर्दा का थ्रेशोल्ड मूल्य क्या है? शर्करा के लिए गुर्दा का थ्रेशोल्ड मूल्य क्या है? तो 110 से 140 मिलीग्राम डीएल होना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा, 110 से 140 मिलीग्राम डीएल होना चाहिए। 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है। टार्च से देखने पर उसका हलक सफेद नजर आता है। यह लक्षण किसका संकेत है? तो क्या पूछा है? 5 वर्ष के कम बच्चे के तेज बुखार है और उसको निगलने में
परेशानी या तकलीफ हो रही है। टाच से देखा जाता है इसके हलक में सफेद नजर आ रहा है। यह लक्षण किसका है? तो यह लक्षण डिप्थीरिया का होता है। तो इसका आंसर डी होगा, डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया अत्यंत भयानक संक्रामक रोग है। यह भी बच्चों पर आक्रमण करता है, विशेषकर 2 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर। यह रोग गला, श्वास नली का नाक किसी भी आक्रमण कर सकता है। लक्षण प्रारंभ में हल्का सा दर्द होता है और वह सूजन आ जाती है। टॉन्सिल का कोमल तंतु पर भूरी श्वेत झिल्ली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फीकल रूट से है? निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फीकल रूट से है वो फैलती है? तो मियादी बुखार। तो इसका आंसर सी सही है, मियादी बुखार फैलता है। मियादी बुखार नामक बीमारी ओरल फीकल से फैलती है। मियादी बुखार इसे आंत का बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आंत का बुखार। टाइफाइड या पोतीछार में भी कहते हैं। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणुओं से होता है। इसमें रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द बना रहता है। उपचार हेतु क्लोरोमाइसिटल वर्ग की एंटीबायोटिक लेना चाहिए। रोगी के व्यक्ति को क्लोरोमाइसिटल वर्ग की एंटीबायोटिक लेना चाहिए। इसे व्यक्ति के मूल मूत्र निवास स्थान से दूर कराया जाना चाहिए। मतलब व्यक्ति को मूत्र जो कराना है वह जहां पर आपने मूल स्थान है वहां से दूर कराना चाहिए। इस रोग के बचाव हेतु शिशु को टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन खाली स्थानीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन कम प्रोटीन युक्त होना चाहिए, अधिक कैलोरी युक्त होना चाहिए। तो बुखार के समय व्यक्ति का भोजन अधिक प्रोटीन युक्त होना चाहिए, कम प्रोटीन युक्त भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन युक्त होना चाहिए बुखार के समय। तो इसका आंसर बी होगा, अधिक कैलोरी युक्त होना चाहिए। शरीर के तापमान का सामान्य से अधिक हो जाना ज्वर या बुखार कहलाता है। ज्वर अपने आप से रोग नहीं है बल्कि किसी संक्रमण का लक्षण होता है। किसी प्रकार के ज्वर होने के मुख्य कारण है उस संक्रमण के जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश पाना। बुखार में प्रोटीन की अधिक फूट होता है जिससे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में निर्मित होते हैं तथा बुखार की स्थिति में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर शरीर का तापक्रम होता है। समांतर शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो इनमें से तो कोई सही नहीं है। समांतर शरीर का तापक्रम होना चाहिए 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट होना चाहिए, सेंटीग्रेड नहीं फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो इसमें कोई नहीं सही, तो इसका आंसर डी सही होगा। इसका आंसर डी सही है, वही बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है, इसका आंसर डी है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उच्च शरीर की वह स्थिति है जब शरीर का तापक्रम औसत शरीर का तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। ज्वर अक्सर ही कोई रोग नहीं, यह बीमारी का लक्षण मात्र है। लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो लंबी अवधि के बुखार में 50 से 100% ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर ए सही है। जब एक व्यक्ति को लंबी अवधि का या कई दिनों का से बुखार हो रहा है तो उसे 50 से 100% अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबी अवधि में बुखार ठीक ना होने से उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है और उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर होता है, ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर जो कि बढ़ जाता है। तो इसका आंसर बी है, श्वसन दर बढ़ जाता है। श्वसन दर समानतः वह दर होती है जिस दर से
जिस दर से व्यक्ति श्वसन करता है, श्वसन दर जोर, व्यायाम तथा अन्य शारीरिक श्रम के करते समय बढ़ जाती है। एक समान व्यक्ति की श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। जब जोर या कठिन परिश्रम के समय 15 से 20 गुना तक बढ़ जाती है तो सांस लेने के प्रत्येक चक्र में लगभग 500 मिली वायु का अंतर श्रवण एवं निःश्वसन होता है। वायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु से 36 से 38 एटीपी अणु बनते हैं, जबकि अव्ययी श्वसन बिना ऑक्सीजन के श्रवण से 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? जो कि यह जल और आहार से संबंधित है। तो टाइफाइड जल और आहार से फैलता है। इसका आंसर सी सही है। टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहते हैं। एक संक्रमण रोग है जो बेसिलस टाइफोस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। जीवाणु संदूषित खाद्य पदार्थ, आहार एवं जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि रोगी को प्लीहा और आयोडीन ग्रंथि से बढ़ाती है। टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? टाइफाइड किसके माध्यम से फैलता है? वही फिर रिपीट कर दी, जल और आहार के माध्यम। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर के दौरान देना चाहिए, ज्वर के दौरान देना चाहिए, क्या देना चाहिए? सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ देना चाहिए। तो यह होगा तले हुए और खस्ता खाद्य पदार्थ, ये बिल्कुल नहीं देना। मसालेदार खाद्य पदार्थ, ये भी नहीं देना। वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो, ये भी नहीं देना चाहिए। तो सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ देना चाहिए। शरीर की स्वादिष्ट तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापक्रम की स्थिति को ज्वर कहा जाता है। सामान्यतः ज्वर कोई रोग नहीं बल्कि रोग का एक लक्षण है, जो शरीर में किसी प्रकार के रोगाणु को प्रवेश करने या जीव विष उत्पन्न होने के कारण प्रकट होता है। ज्वर के दौरान रोगी को सुपाच्य भोजन देना चाहिए। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति को आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए? तो 2700 कैलोरी देना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा, 2700 कैलोरी। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में 2700 कैलोरी होना चाहिए। ज्वर का अर्थ है शरीर के तापमान का समान से अधिक होना। ज्वर की अवस्था में रोगी को कैलोरी की संबंधित आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि जिसकी पर्याप्त ऊर्जा का हास्य ऊतकों के क्षय तथा ताप के नियमन में हो जाता है। अतः कभी कभी तो ज्वर की अवस्था में कैलोरी की आवश्यकता सामान्य अवस्था में दोगुनी हो जाती है। मोटापा एवं अल्पाहार में आहार, मोटापा एवं अल्पाहार में आहार, तो इसका आंसर तो कोई नहीं बताया सही। मोटापा एवं अल्पाहार में आहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्कोपेनिक मोटापा से दृश्यता हानि पतली मांसपेशियों की द्रव्यमान हानि है। तो इसमें इसका आंसर नहीं दिया गया है। सार्कोपेनिक मोटापा से दृश्यता हानि पतली मांसपेशियों के द्रव्यमान की हानि होती है। यह अभिकथन कारण दिया गया है। अधिक ऊर्जा का सेवन और शरीर की व्यायाम की कमी का परिणाम स्थूल और हृदय रोग हो जाता है। और कारण कह रहा है कि अभ्रमणशील जीवन शैली और अधिक ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ की वजह से उपकर्षण डिजेनरेटिव रोग हो जाता है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का सामान्य वजन से प्रतिशत अधिक वजन मोटापा कहलाता है। मतलब व्यक्ति का समान वजन से कितना प्रतिशत अधिक मोटापा कितना प्रतिशत अधिक वजन मोटापा कहलाता है? तो 10%। 10% नहीं, 20% होगा। तो इसका आंसर बी होगा, 20%। मोटापा अत्यधिक पोषण के कारण होता है, जो स्वयं में प्रत्यक्ष रूप से
तो कोई बीमारी नहीं, परंतु अनेकानेक गंभीर एवं खतरनाक बीमारियों का प्रमुख कारण, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, यकृत का रोग आदि। मोटापा के कारण शरीर का वजन बढ़ जाता है। सामान्य वजन से जब शरीर का वजन 20% अधिक हो जाता है तो मोटापा बढ़ने का कारण होता है। आयु आयु के मोटापा बढ़ने के कारण में देखिए, आयु आयु में मोटापा किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु प्रौढ़ावस्था में मोटापा अधिक होता है। और लिंग में पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां में अधिक मोटापा होता है। स्त्री में अधिक मोटापा होता है। गर्भावस्था में भी मोटापा होता है। आर्थिक स्थिति में भी होगा। वंशानुक्रम में, खाने की आदत में, शारीरिक कार्य में होता है। और दवाइयां, संवेगात्मक कार्य, अंतरस्रावी ग्रंथियां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो पहले में आएगा IVW से 20% अधिक है। IVW से 20% अधिक है तो इसका होगा स्थूल कार्य, OBS होगा। और IBW से 10 से 20% अधिक है। IBW से 10 से 20% अधिक है तो इसका होगा मोटापा। और IBW से 10 अधिक और 10% कम है। तो IBW से 10 अधिक और 10% कम है तो इसका होगा सामान्य वजन होगा। और IBW से 10 से 20% कम है तो इसका होगा न्यून वजन होगा। 10 से 20% कम है तो इसका न्यून वजन होगा। तो इसका पहले का क्या है पहले का तीसरा, तो तीसरा सभी में है। फिर IBW, फिर बी का जो है कि बी का 5वां है तो बी का 5वां बी और डी में है। और IBW से 10 से अधिक और 10% से कम सी का जो है कि सी का चौथा है। सी का चौथे में तो बी, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो एक मोटे व्यक्ति के आहार में कौन सा आहार सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो हमें उसके प्रति वेजिटेबल और फ्रूट सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर डी सही होगा। वेजिटेबल, सब्जियां और सलाद सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक मोटे व्यक्ति के आहार में वेजिटेबल, सब्जियों का सलाद दिया जाना चाहिए। मोटे व्यक्ति के लिए आहार संबंधित सुझाव पहला है, भोजन से अत्यधिक कमी ना करें क्योंकि इससे स्वास्थ्य को खतरा हो जाता है। मतलब भोजन से संबंधित सुझाव, ज्यादा कम ही भोजन ना कर देना चाहिए, लिमिटेड भोजन लेना चाहिए। तो सेकंड है, वसा में चीनी तथा शराब की मात्रा में कटौती करें। जटिल कार्बोज का चुनाव करें क्योंकि इससे पेट भरे होने का एहसास होता है। भोजन की छोटी छोटी इकाइयां ग्रहण करें। मोटापा का कारण है। मोटापा का कारण क्या है? कम व्यायाम, अधिक खाना। तो कम व्यायाम, अधिक खाना, ये सभी मोटापा का कारण है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों से इसका आंसर सी सही होगा। मोटापा का कारण बताया है कम व्यायाम करना, अधिक खाना खाना, आयु भी, लिंग, गर्भावस्था, अधिक आर्थिक स्थिति, वंशानुक्रम आदि है मोटापा का कारण है। और BMR एक व्यक्ति के बारे में बताता है। BMR एक व्यक्ति के बारे में मोटापा बताता है। हृदय चाप, ऊंचाई, व्यक्तित्व, ये सब नहीं बताता है। BMI है, BMR नहीं, BMI मोटापा बताता है। मोटापा का अर्थ है शरीर में वसा का अत्यधिक जमा होना। BMI बॉडी मास इंडेक्स, आपका वजन, आपकी हाइट, आपका वजन आपकी हाइट के अनुसार सही या नहीं। मतलब BMR बताता है आपका वजन आपकी हाइट के अनुसार सही है या नहीं। इसका पता BMI हानि बॉडी मास इंडेक्स से लगता है। 1990 के अंत में BMI फार्मूला आया जो वर्तमान में मोटापा जांचने का इंटरनेशनल और सर्वमान्य मानक है। जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तो
कौन सा इससे क्या होता है, तो इससे मॉडरेट ओबेसिटी होगा, इससे मॉडरेट ओबेसिटी होगा। तो इसका आंसर बी होगा, मॉडरेट ओबेसिटी होगा। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक भार सामान्य से 20% अधिक हो जाता है तो वह व्यक्ति मोटापा ओ ओबेस कहा जाता है, ओबेसिस कहा जाता है। तब जब शारीरिक भार समान वजन से 30% से अधिक हो जाता है तब उसमें मोटापा की अवस्था को मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा किसकी अधिकता से हो जाता है, मोटापा किसकी अधिकता से हो जाता है, तो मोटापा ज्यादातर वसा की अधिकता से होता है। तो इसका आंसर सी है। यही सब बताया गया मोटापा से संबंधित। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हृदय से संबंधित रोग है। तो हृदय से संबंधित रोग में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो पहला है, क्या पूछ रहा है कि उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति को आहार खाना चाहिए, कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार, तो कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार खाना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही होगा, उच्च रक्तचाप व्यक्ति को। केफ केफ्रनल आहार का प्रयोग होता है, केफ्रनल आहार का प्रयोग किसमें होता है, तो उच्च रक्तचाप में होता है। इसका आंसर सी सही होगा, उच्च रक्तचाप में होना चाहिए। टाइफाइड में निम्न में से किस खनिज लवण की आवश्यकता होती है, टाइफाइड में किस खनिज लवण की आवश्यकता होती है, तो टाइफाइड में निम्न में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो आयरन की होती है। इसका आंसर बी सही है, आयरन की। टाइफाइड में लौह तत्व खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। लौह तत्व हमारे शरीर में अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु अत्यंत मात्रा में अत्यंत मात्रा में होते हुए भी इसकी मात्रा इम्पोर्टेंट बहुत अधिक होती है। यह महत्ता मतलब इम्पोर्टेंट बहुत, यह शरीर के स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। हमें सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आईटीपी थर्ड का वर्गीकरण के अनुसार सूची 1 में दिए गए सीरम लिपिड की को सूची 2 में दिए गए उसके व्यवच्छेदन कट ऑफ स्तर के साथ सम्मिलित किया जाता है। सीरम लिपिड है फर्स्ट में दिया, व्यवच्छेदन स्तर दिया गया है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो कि 200 से अधिक होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है कि 100 mg से अधिक होता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है कि 40 से 60 mg से अधिक होता है, और सीरम ट्राइग्लिसराइड जो है कि 150 mg से अधिक होता है। तो इसका आंसर जो है कि ए है। उच्च रक्तचाप का एक जोखिम कारण क्या है, उच्च रक्तचाप का एक जोखिम कारण है आरएनए सीएचडी। तो उच्च रक्तचाप का एक जोखिम कारण सीएचडी है। तो इसका आंसर डी होगा। उच्च रक्तचाप सीएडी एक जोखिम कारण है। उच्च रक्तचाप सामान्य तथा समृद्ध लोगों का रोग है। अधिकांश धनाढ़ वर्ग के लोग ही इस रोग से पीड़ित होता है। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर 40 से 60 वर्ष के लोगों को होता है। हृदय रोग तथा गुर्दा की बीमारी के कारण भी रक्तचाप बढ़ जाता है। मोटापा भी इसी रोग का प्रमुख कारण है। भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा से हो जाता है क्या, भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा से बार बार नहीं, रक्त दाब बढ़ जाता है, रक्त दाब बढ़ जाता है। इसका आंसर सी होगा। बार बार मूत्र विसर्जन जो है कि मधुमेह के कारण होता है। निम्न कैलोरी निम्न वसा निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है। तो निम्न कैलोरी निम्न वसा निम्न सोडियम जो कि उच्च रक्तचाप में प्रस्तावित किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, उच्च रक्तचाप में। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च रक्तचाप मापने का कार्य करता है,
निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने का काम करता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर का जो है इसका आंसर ए सही। स्फेग्नोमेनोमीटर जो है कि रक्तचाप नापने का कार्य करता है। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का शंक्वाकार, मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का शंक्वाकार खोखला स्पंदनशील कोमल तथा पेशी अंग है। ये वक्षस्थल में बाईं और तीसरी छठी पसलियों के बीच दोनों फेफड़ों के मध्य अधतरल की ओर स्थित होता है। हाई स्फेग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापने का एक काम आता है, मापने का काम आता है। तो इसको क्रम वाइज करना है। एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास होने वाले चरणों को सही क्रम में लगाना है। एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास होने वाले चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो पहले तो आएगा फैटी स्ट्रिक होगा, फैटी स्ट्रिक्स होगा, फैटी स्ट्रिक्स होगा। फिर आएगा फाइबरस प्लाक्स होगा। तो पहले पे दूसरे पे आएगा और फिर तीसरे पे आएगा एंथ्रोमेटिक प्लाक्स होगा, तो तीसरा होगा। और चौथे पे आएगा एल्सेरेशन होगा और फिर पांचवा पे आएगा कैल्सिफिकेशन होगा और छठवां लास्ट में आएगा थेराम्बोसिस होगा, थेराम्बोसिस होगा छठवां। तो पहला कहाँ है? पहला जो है नहीं, पहला जो तीसरे पे है, तो तीसरा जो है ए और बी में भी है और फिर दूसरा जो कि दो ए में है, तो इसका आंसर ए सही है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका निर्माण यकृत में होता है। इसका आंसर सी सही है, यकृत में होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण यकृत में होता है। यकृत लगभग 15 से 22 सेमी लंबा चौड़ा होता है और भार में लगभग 1.5 किलो का होता है, 1.5 किलो का होता है। इसका आंसर बहुत बड़ा, मिलाने में बहुत परेशान है, इसको अब सीधे आंसर ही देख लेते हैं। सामान्य सिस्टोलिक रक्तदाब MMHG, सामान्य सिस्टोलिक रक्तदाब MMHG 120 से अधिक होगा। असामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप जो है कि MMHG 80 होगा और सामान्य वयस्क BMI KGM2 18.5 से 24.9 होगा और HbA1c प्रतिशत जो है 7 होगा और खाली पेट रक्त शर्करा mg प्रति DI जो है कि 100 से 120 होगा। सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर mg D से 200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए, उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को क्या देना चाहिए? अधिक प्रोटीन युक्त आहार, कम रेशा का आहार, कम सोडियम युक्त आहार। तो उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्ति को कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो पहले में आएगा समग्र कोलेस्ट्रॉल जो है, समग्र कोलेस्ट्रॉल में होगा, समग्र कोलेस्ट्रॉल 200 mg प्रति डे होगा और LDL कोलेस्ट्रॉल जो होगा 130 mg प्रति डे होगा। HDL कोलेस्ट्रॉल जो होगा वह 40 mg प्रति डे होगा और ट्राइग्लिसराइड 150 mg प्रति डे होगा। तो पहले का दूसरा इसमें इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोटापा तथा हृदय रोग अति ऊर्जा सेवन से तथा सारी क्रिया कम करने से होता है। आमाशय जीवन शैली तथा अति ऊर्जा घनत्व भोज्य पदार्थ की उपलब्धता जीर्ण रोग की तरह हो जाता है। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर सी होगा। ए और आर दोनों सही है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
जब जब लोग वजन कम करने का आहार लेना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में उसका वजन तेजी से कम हो जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है, धीरे धीरे कम होता है। ग्लाइकोजन भंडार गतिशील हो जाते हैं जिस कारण से पानी की कमी हो जाती है, तो यह सत्य है। तो ए सही है और आर गलत, मतलब ए असत्य है और आर सत्य है, तो इसका आंसर डी होगा। ए सत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDl कहाँ बनता है एवं श्रावित होता है। HDl कहाँ बनता है और श्रावित होता है, तो यकृत में बनता है, तो इसका आंसर बी होगा, यकृत में बनता है। सूची 1 में दिए गए उपकरणों को सूची 2 में मिलान करना है, तो इसका मिलान पूरा देखते हैं। सेटोडियोमीटर क्या है? यह ऊंचाई के लिए होता है, सेटोडियोमीटर ऊंचाई के लिए होता है। स्किल फोल्ड कैल्पियरस होता है, स्किल फोल्ड कैल्पियरस जो है कि त्वचा वृत्त संघनता के लिए होता है। फाइबर ग्लास टेप जो है कि यह मध्य ऊपरी बाजू की परिधि है। और सेंटोमीटर जो है कि सेंटोमीटर है, लंबाई है। और स्फिग्नोमीटर क्या है? स्फिग्नोमीटर में रक्तचाप होता है, रक्तचाप का नाप किया जाता है। तो पहले का जो है कि चौथा इसमें क्या है? इसका आंसर बी सही होगा। फिर से देख लेते हैं इसकी। सेंटोडियोमीटर ऊंचाई के लिए होता है। स्किन फोल्ड के कैलिपर्स होता है, त्वचा परित संघनता होता है। फाइबर ग्लास टेप मध्य ऊपरी बाजू की परिधि होती है। इन्फेक्टोमीटर लंबाई होता है। स्फिग्नोफिलोमीटर रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनसी सेवन के वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप हस्तक्षेप करने का स्तर क्या है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप स्तर का होता है एमबीपी 120 होगा और डीपीपी 80 होगा, तो इसका आंसर होगा डी होगा, डी होगा। जेएनसी सेवन के वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में हस्तक्षेप करने का स्तर वही बताया गया है। फिर से दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कारण और अभिकथन बताया गया है। कारण का एक कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि ग्वार की फसली से ग्वार गम प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और जेल की श्यानता ग्लाइकोजन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है, तो ए और आर दोनों सत्य है। देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है, तो इसका आंसर ए सही होगा, ए यार दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रक्त दाब है, समान रक्त दाब क्या है? 120 mmHg तथा DPP 80 mmHg है, तो इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। SBP 120 mmHg तथा DPP 180 mmHg समान रक्त दाब है। ब्लड प्रेशर है इसको सामान्य भाषा में बीपी कहते हैं। रक्त दाब का परीक्षण सर्वप्रथम स्टेफेन हेल्थ नामक वैज्ञानिक ने किया था। हृदय में रक्त जितने दबाव के साथ धमनियों में प्रवाहित होता है उसे रक्त दाब या रक्तचाप कहते हैं। इस दाब के कारण यही रक्त हृदय की धमनियों द्वारा शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और उन अंगों को शिराओं द्वारा पुनः धीरे धीरे हृदय के में वापस लौट जाता है। रक्त दाब को एक यंत्र द्वारा नापा जाता है जिसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। इसमें कारण और अभिकथन दिया गया है, तो देखते हैं। अभिकथन कर रहा है कि MUFA
युक्त आहार सीरम में वसा की मात्रा के नियंत्रण में सुधार लाने में सहायता होते हैं और MUFA सीरम के कुल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है और HDL कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर नहीं होता है। HDL आहार पर कोई असर नहीं होता है। तो A और R दोनों सत्य हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका आंसर D होगा। A R दोनों सत्य हैं। A और R दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? तो होगा इसका आंसर वेरिलो डेंसिटी लिम्फोप्रोटीन होगा। इसका आंसर ये होगा वेरिलो डेंसिटी लिम्फोप्रोटीन होगा। निम्नलिखित में से कोई एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल में HDL होगा। तो इसका आंसर D होगा HDL। और LDL जो है कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL। तो उसका आंसर D होगा। हाई HDL का फुल फॉर्म दिया कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एंथीरोस्क्लेरोसिस रोग में रक्त नलिकाओं में आंतरिक दीवार में वसा कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड आदि का जमाव होता है। एंथीरोस्क्लेरोसिस के खतरे के कम करने के लिए HDL और LDL की निम्न मात्रा होनी चाहिए। LDL 200 mg से कम और HDL 40 mg से कम होना चाहिए। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप होता है 120 और 120 से 80 मिमी एचसी प्रति HG होना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा। उच्च रक्तचाप सामान्य 40 से 60 वर्ष के लोगों को होता है। हृदय रोग तथा हृदय की बीमारी के कारण भी उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। मोटापा भी इस रोग का प्रमुख कारण होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रुधिर दाब 120 प्रति 80 mmHg मिलकर मिलीलीटर पारे के बराबर होता है। उच्च रक्तचाप होने वाला समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप 120 और सिस्टोलिक जो है कि 120 और डायस्टोलिक जो है कि 80 mmHg के आसपास होना चाहिए। इसमें अभिकथन और कारक पूछा है। तो अभिकथन कह रहा है कि उच्च रक्तचाप हृदय रोग के लिए खतरे का कारण है। तो ये सत्य है। उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। ये भी सत्य है। तो इसका आंसर बी और A और R दोनों सत्य। इसका आंसर बी होगा। एंथीरोस्क्लेरोसिस के खतरे के कम करने के लिए LDL और HDL को निम्न मात्रा में होना चाहिए। तो HDL को 200 mg प्रति से कम और HDL को 40 mg से अधिक होना चाहिए। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन और कारण पूछा है। तो अधिक नमक तथा कम पोटेशियम के सेवन से उच्च रक्तचाप हो जाता है। अधिक नमक तथा कम पोटेशियम से सेवन से उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो यह अभिकथन सही है। और कारण कह रहा है कि उच्च रक्तचाप में प्रचुर मात्रा में फलों तथा सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। तो आंशिक रूप से यह सही है। तो इसका आंसर सी होगा। ए सही है तथा आर आंशिक रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है? तो निम्न में से किन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है? तो अंडा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है और आइसक्रीम में भी अधिक होती है तथा बर्फी में भी अधिक होती है। तो पहला और दूसरा चौथा है। तो इसका आंसर डी होगा। यह प्राणी जगत में प्राप्त स्टीरॉल है। यह जीवित मनुष्य एवं जानवरों में ब्लड, लीवर, अविवृत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क परिधि तंत्रिका में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल अंडे के पीले भाग, मक्खन, घी, पनीर, मांस, यकृत आदि में पाया जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 200 mg प्रति 100 ml होनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में अंडा, आइसक्रीम, क्रीम, बर्फी आदि में कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है।
अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो उच्च रक्तचाप में रोगों को आहार में सोडियम का प्रतिबंध करना चाहिए, तो सत्य है। और सोडियम प्रतिबंधन का आहार अल्प मूत्रता की स्थिति में दी जाती है। तो ए और आर दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है। तो ए आर दोनों सत्य है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर ए होगा और बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया गया है। जिन तेलों में, अभिकथन कह रहा है कि जिन तेलों में मध्य चेन ट्राइग्लिसराइड MCT और अधिक मात्रा में है, भोजन पकाने के लिए उसे सही पसंद करना चाहिए, भोजन पकाने के लिए उसे ही पसंद करना चाहिए। और MCT रक्त में LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं और LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ डालता है। तो ए और आर दोनों सत्य है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए और आर दोनों सत्य है और इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसका आंसर सी सही होगा। जिन तेलों के मध्य चेन ट्राइग्लिसराइड MCT अधिक मात्रा में है, भोजन को पकाने के लिए उसे पसंद करना चाहिए, क्योंकि MCT ब्लड में LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण पूछा है। तो कोलेस्ट्रॉल और पित्त वर्धक या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट में मुख्यतः ग्लास्ट्रोन बने होते हैं। तो फिर कारण कर रहा है कि गाल स्टोन बनाने की बड़ी दर खाने के समय में लंबे अंतराल रात के व्रत से संबंधित, मतलब गाल स्टोन बनने की बड़ी दर खाने के समय में लंबे अंतराल पर रात के व्रत से संबंधित है, क्योंकि व्रत के समय संतुष्ट पित्त की पित्ताशय में पहुंचने का अवसर बढ़ जाता है। तो ए और आर दोनों सत्य है। तो ए और आर सही है, परंतु केवल आर ही ए का कारण नहीं है। तो ए इसका आंसर बी होगा, आर ही ए का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग की अवस्था में मछली सेवन की सुरक्षात्मक भूमिका होती है। हृदय रोग की अवस्था में मछली सेवन से की सुरक्षात्मक भूमिका होती है, ये सही है। और क्योंकि इसमें ओमेगा-6 बहुसंतृप्त वसा अम्ल की लंबी श्रृंखला उपस्थित होती है, तो इसमें ओमेगा-6 नहीं ओमेगा-3 होता है। तो आर गलत है, तो इसका आंसर होगा ए सही है पर आर गलत है। निम्न में से एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, तो एक बुरा कोलेस्ट्रॉल में LDL होगा, तो इसका आंसर सी सही होगा, LDL होगा। LDL एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम प्रतिबंधन की सलाह दी जाती है। सोडियम प्रतिबंधन की सलाह किसमें दी जाती है, मतलब कम सोडियम लेना चाहिए, तो यह उच्च रक्तचाप में दिया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा, उच्च रक्तचाप में। उच्च रक्तचाप सामान्यतः 40 से 60 वर्ष के लोगों में होता है। यह हृदय रोग तथा गुर्दे की बीमारी का कारण उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन का कारण होता है उच्च रक्तचाप होता है, तो इसका आंसर बी होगा। हाइपरटेंशन का कारण उच्च रक्तचाप होता है, तो इसका आंसर बी होगा, वही बताया गया है। फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का रक्तचाप समान कहलाएगा यदि अनुसंधानिक एवं प्रकुंचन दाब होगा, तो इसका होगा 120 से 80 mmHg होगा, तो इसका बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सोडियम युक्त आहार की प्रस्तुति की जाती है, तो उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए की जाती है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे से संबंधित बीमारी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, वृक्क की सुरक्षात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की सुरक्षात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, तो इसका आंसर ए होगा, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और एक रीनल कार्य सर्कल और एक रीनल ट्यूबुलर, एक रीनल कार्य संकलन और एक रीनल ट्यूबुलर से बना है। वृक्क वाहिनियों में कोशिका के एक गुच्छे होते हैं, जिन्हें
ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलम कहा जाता है और इसमें एक वोमेन कैप्सूल होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक गुर्दे में 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होता है, मतलब 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होता है। हमारे शरीर में गुर्दे के सूजन की स्थिति में गुर्दा द्वारा क्या खालिस्तान का उचित निष्कासन नहीं हो पाता है। तो किसका उचित निष्कासन नहीं हो पाता है? तो इसका आंसर ए होगा, सोडियम का निष्कासन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको पूरा। हमारे शरीर में गुर्दे की सूजन की स्थिति में गुर्दा द्वारा सोडियम का उचित निष्कासन नहीं हो पाता है। गुर्दे अपने काम करने में गड़बड़ी करने लगते हैं। शरीर में नमक जमा होने लगता है जिससे आपकी पिंडली और टखनों में सूजन आने लगती है। गुर्दे की बीमारी में एक महत्वपूर्ण बीमारी है गुर्दे में सूजन। यह वह स्थिति है जो अगर थोड़ी ज्यादा हो जाए तो स्थिति जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। गुर्दे हमारे शरीर के विषाक्त और बेकार पदार्थों को छानकर पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने के साथ साथ शरीर में पानी और तरल पदार्थ का संतुलन बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सीरोसिस तक बीमारी बढ़ने से लक्षणों को क्रम में लगाना है। तो हेपेटाइटिस सीरोसिस तक बीमारियों के बढ़ाने के लक्षणों को क्रम में लगाना है। तो पहले आएगा मतली, क्षुधा अभाव और उल्टी होना, तो इसका ये होगा। फिर होगा उदर में नमी और पीलिया होगा, तो यह दूसरे स्थान पर होगा, ये पहले स्थान पे होगा। और फिर बिलिरुबिन को बढ़ोतरी होगी, तो यह तीसरे स्थान पे होगा। पहले स्थान का देखते हैं कहाँ पर है, मितली, इसका सी, इसका डी आंसर है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस, इसका फिर से मिलान देख लेते हैं। मतली, क्षुधा अभाव, उल्टी होना, उदर में नमी और पीलिया, बिलिरुबिन की बढ़ोतरी, निर्वाहित उच्च रक्तचाप, इसोफेजियस वेरिकोस होगा, एडिमा और एसाइटिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। रोगी को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है गुर्दे की बीमारी, तो इसका आंसर ए होगा, गुर्दे की बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की बीमारी की अंतिम अवस्था में रोगी में निम्न लक्षण दिखते हैं। तो इसके निम्न लक्षण दिखते हैं, तो ओलिग्यूरिया होता है। तो पहला होगा ओलिग्यूरिया होगा, और फिर ओलिग्यूरिया होगा, और फिर होगा एजोटीमिया होगा, और फिर होगा एडिमा होगा, फिर लास्ट में ऑस्टियोडिस्ट्राइफी होगा। तो पहला तीसरा चौथा, छठवां, तो इसका आंसर सी सही है।